Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा था मजदूरी। ठीक है। और मजदूरी के अंतर्गत मैं आपको आज सामूहिक सौदेबाजी के बारे में बताऊंगी। ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ, रियल में सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, हम पहले ये समझेंगे। ठीक है। श्रमिकों को श्रम संघ के रूप में मालिकों से मजदूरी निर्धारण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करने की शक्ति को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। ठीक है। समझिए यहाँ से कि जैसे कोई भी श्रमिक है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, उनको अपने मालिक से अपनी जो मजदूरी है उसके बारे में जो भी मतलब उनको बात करनी होती है। ठीक है। कम करने के लिए, काम के समय का कम करने के लिए और मजदूरी बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? अगर वो मालिक से ग्रुप बना के या जैसे भी करके वो डिस्कशन करते हैं तो उसको सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। ठीक है। समूह के रूप में ग्रुप डिस्कशन होता है उनका। वास्तविक जीवन में श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। आप अपूर्ण प्रतियोगिता जानते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यदि श्रमिक मालिकों को मजदूरी तय करने के लिए स्वयं ही व्यक्तिगत स्तर पर सौदेबाजी करेंगे तो मालिक की तुलना में उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर एक श्रमिक कहेगा कि मेरी मजदूरी बढ़ाओ या मेरे काम के घंटे कम करो, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा मतलब असफल रहेगा। ठीक है। उसकी शक्ति कम होगी, अतः उसे मजदूरी की कम दर स्वीकार करनी पड़ेगी और वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और कम मजदूरी में ही उसको काम चलाना पड़ेगा। इसलिए श्रमिक श्रम संघ के रूप में संगठित होकर मालिकों से उचित मजदूरी दर का निर्धारण और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। आप समझ में आया आपको? कहने का मतलब है कि वो लोग ग्रुप में सारे मजदूर एकत्रित होकर क्या बनाते हैं? श्रमिक संघ बनाते हैं और मालिकों से क्या करते हैं? सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। ठीक है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, जो भी हमने समझा उसमें हम क्या निष्कर्ष निकलता है? सामूहिक सौदेबाजी मजदूरों और सेवा योजकों, मतलब मालिक, ठीक है, सेवा योजकों के संगठित दलों द्वारा कार्य को संपूर्ण शर्तों के संबंध में सौदा करने की क्रिया का नाम है। जो भी सौदा उनके बीच होता है आपस में, उसकी क्या है? एक क्रिया है, उसका नाम है। ठीक है। इस प्रकार समझौते में ना केवल मजदूरी की दर निर्धारित होती है कि मजदूरी की दर का मतलब कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, बल्कि कार्य के घंटे की कितने घंटे मजदूर कार्य करेगा। रात का कार्य, नाइट ड्यूटी का अलग होता है। पालियों में काम करने का ना काम, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, आप जानते होंगे। ठीक है। कार्यानुसार मजदूरी मतलब जैसा जो काम करेगा उसको वैसी मजदूरी मिलेगी। अतिरिक्त कार्य मतलब एक्स्ट्रा, जब कहते नहीं ओवर टाइम कर लिया हमने, वो ड्यूटी। ठीक है। अतिरिक्त कार्य मजदूरी दर, अतिरिक्त कार्य की मजदूरी दर मतलब अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको कितना मिलेगा। जो रियल मजदूरी होती है उसमें जब आप ओवर टाइम करते हो, जैसे 8 घंटे का काम है तो उससे ज़्यादा जो काम करोगे उसमें मजदूरी की दर थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है। अवकाश व काम का बंटवारा मतलब किस हिसाब से किसको छुट्टी मिलेगी। जैसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी है तो सब एक ही दिन पे छुट्टी पे नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। और काम का बंटवारा होगा, मतलब आपस में कौन क्या काम करेगा ये डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है। ये सब बातें उनकी शामिल करके वो अपना मत रखते हैं मालिक के बीच। और के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी श्रम का मूल्य संगठित क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निश्चित करने की क्रिया का नाम है। ठीक है। जो मैंने पीछे बताया आपको वही है। ठीक है। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निश्चित करने की क्रिया मतलब जो भी मजदूर और मालिकों के बीच की जो क्रिया होगी, ठीक है, वही है। J.H. रिचर्डसन के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है एक साथ एकत्रित होकर मालिकों से रोजगार की शर्तों के संबंध में सौदेबाजी के आधार पर किसी समझौते पर पहुंचना। ठीक है। मतलब एक एक मजदूर नहीं जाएगा, इकट्ठे होकर जाएंगे और मालिक से क्या करेंगे? अपने सौदेबाजी करेंगे कि हमें इतने घंटे ही काम करेंगे हम, और इतने घंटे ही इतने हमें मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है। यही हमारा मतलब, ये हमारी वैल्यू है, एक तरीके से ये बताएंगे मालिक को। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सामूहिक सौदेबाजी तथा मजदूरी में संबंध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है। अब देखेंगे कि उद्योग विशेष के संदर्भ में श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि निम्न उपायों द्वारा कर सकता है। मतलब ये उपाय हैं जिनके द्वारा श्रम संघ क्या करवा सकता है? वृद्धि करवा सकता है। ठीक है। देखो, पहला पहला श्रम की पूर्ति पर प्रतिबंध, मतलब जितना भी श्रम करते थे वो, उस पर प्रतिबंध लगेगा। किस हिसाब से? मजदूरी बढ़ेगी। ठीक है। मजदूरी की दर को वृद्धि कर सकते हैं क्या कर? श्रम की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाकर। ठीक है। देखते हैं कैसे। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में श्रमिक संघ श्रम की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाकर मजदूरी दर में वृद्धि करने में सफल हो सकता है। कैसे, ये देखते हैं।
पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में जब श्रम संघ श्रम की पूर्ति कम करके सामूहिक सौदेबाजी द्वारा मजदूरी की दर में वृद्धि करवाने में सफल होते हैं तो कम श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाता है, उनकी मजदूरी तो बढ़ जाती है लेकिन श्रमिक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब मालिक मजदूरी तो बढ़ा देता है लेकिन श्रमिकों की संख्या क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे, चित्र से समझते हैं उसको। देखिए इसमें एस एस क्या है, एस एस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ठीक है, ये पूर्ति वक्र है। ठीक है, प्रारंभिक वाला। ठीक है, तथा डी डी क्या है, ये मांग वक्र है। ठीक है, ये उसकी डिमांड है जो भी। ये दोनों किस पे काट रहे हैं, बिंदु ई पर। ठीक है, ये इनका क्या है, संतुलन बिंदु है, एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में क्या होगा, ओ डब्ल्यू यानी ओ डब्ल्यू जब यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है, ये संतुलन बिंदु है तो ये ओ डब्ल्यू क्या हो गया, ये हो गई मजदूरी की दर। इतनी मजदूरी मिलेगी जब वो इतना काम करेगा, कितना, ओ क्यू। ठीक है, ध्यान देंगे हम, ओ क्यू मजदूरी, ओ क्यू काम करने पर ओ डब्ल्यू मजदूरी प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन अगर श्रम संघ, यदि श्रम संघ श्रमिकों की पूर्ति में कटौती कर दे, ठीक है, पूर्ति में कटौती कर दे तो नया वक्र क्या प्राप्त हो जाएगा, एस एस वन, ये वाला वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो मांग वक्र को, ये जो मांग वक्र था इस पे इसको E1 पर काट देगा ये। ठीक है, इसलिए ई क्या हो जाएगा, नया संतुलन बिंदु हो जाएगा। अब ये संतुलन बिंदु है तो मजदूरी, देखिए ये श्रम क्या हो गया, श्रम कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये ओ डब्ल्यू क्या होगी, उनकी मजदूरी की दर कितनी बढ़ गई, आप देखिए यहाँ से यहाँ आ गई, ओ से ओ डब्ल्यू बन। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसलिए नया संतुलन बिंदु E1 हो जाएगा। इससे इस नए संतुलन बिंदु से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये नया संतुलन बिंदु से क्या स्पष्ट है कि मजदूरी की दर बढ़कर O W1 हो जाएगी, परंतु रोजगार की मात्रा क्या हो जाएगी, देखिए रोजगार कम हो गया, OQ। पहले क्या था, OQ था, अब क्या हो गया, OQ1, देखिए आधा हो गया। ठीक है, अब रोजगार की मात्रा में कम होगी, मतलब कम लोगों को मजदूरी प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात अब केवल OQ1 ही श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगला टॉपिक पे आते हैं, मानक मजदूरी में वृद्धि। ठीक है, ये अगला है कि मतलब ये वो पहला उपाय था, ये दूसरा उपाय है। मानक मजदूरी में वृद्धि करके वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो मतलब श्रमिक संघ मजदूरी दर में मतलब मानक मजदूरी वृद्धि करके वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मजदूर तो श्रमिक संघ जब सदर स्थिति में होता है, मतलब जब श्रमिक संघ क्या होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी मालिक के अनुसार। जैसे मालिक, श्रमिक मालिक पर भारी पड़ेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो। सदृढ़ स्थिति में होते हैं तो वह सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा उद्योग विशेष में कार्यरत श्रमिकों को मानक मजदूरी में वृद्धि करवा सकते हैं। जो उनकी मजदूरी थी उसमें वो वृद्धि करवा सकते हैं। उसमें वृद्धि तो हुई पिछले वाले में, लेकिन मजदूर कम हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, वृद्धि तो करवा सकते हैं, किंतु सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हुए बिना इस प्रकार मजदूरी में वृद्धि करवाने के परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में क्या होता है, देखो उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई, मजदूरी में वृद्धि हुई है, तो दीर्घकाल में उद्योग विशेष को क्या हो जाएगा, रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी। आगे जाकर जो उद्योग था वो उसमें क्या हो जाएगा, उसके रोजगार में स्तर में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊंची मजदूरी पर अधिक श्रमिकों को रखना संभव नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मजदूर अपने आप कम करने पड़ेंगे, लेकिन वो दीर्घकाल में होगा। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है जिससे वो अपने मजदूरी क्या कहते हैं, दोनों में मतलब संबंध होता है। तीसरा क्या है, श्रम की मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तन। मतलब मांग वक्र इसमें क्या होगा, अपने आप ऊपर को, डिमांड वक्र मतलब मांग वक्र आगे को बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए एक श्रमिक संघ किसी भी एक नीति से मजदूरी की वृद्धि में आशा कर सकता है जिससे श्रम की मांग में सुधार होता है। ठीक है, श्रम की मांग में सुधार होता है। मजदूरी संघ कई उपाय अपनाकर श्रम की मांग वक्र ऊंचा कर सकते हैं, कई सारे उपाय हैं। ठीक है, श्रम के द्वारा उत्पन्न वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन से भी हो सकता है, और अथवा श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर वस्तु की कीमत कम भी की जा सकती है। ठीक है, देखिए कैसे, अब ये देखिए मजदूरी में इसमें क्या है, OW मजदूरी पर इस OW मजदूरी से OW1 पहुंच गई है। ठीक है, तो डिमांड वक्र जो पहले हमारा DD था अब क्या बन गया है, DD1 हो गया है। ठीक है, तो और नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो नए संतुलन बिंदु E1 पर क्या है, इसके फलस्वरूप रोजगार भी क्या है, देखो पहले OL था। ठीक है, जब बिंदु E था तो रोजगार OL प्राप्त हो रहा था, अब रोजगार देखिए इसमें रोजगार भी बढ़ रहा है, डिमांड वक्र भी बढ़ रहा है, OL1, यहाँ से रोजगार भी बढ़ा, यहाँ से मजदूरी भी बढ़ी, तो ये दोनों मात्राओं में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं इसमें सामूहिक सौदेबाजी की कुछ सीमाएं हैं, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्रम संघों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति असीमित नहीं होती है। ठीक है, ये संघ मजदूरी की दर को असीमित मात्रा में नहीं बढ़ा सकते, मतलब एक लिमिट तक तो बढ़ा सकते हैं। मतलब सपोज अगर 15,000 की एक लिमिट है मजदूरों की, तो 25,000 तो नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उनकी कुछ सीमाएं हैं, देख लेते हैं। नंबर 1, श्रमिकों के प्रतिस्थापन की लोच। श्रमिक को केवल मशीनों द्वारा ही प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। ठीक है, प्रतिस्थापित का मतलब है कि मशीन श्रमिकों की जगह मशीनें काम करने लग जाए, बल्कि श्रमिकों का प्रतिस्थापन श्रमिकों द्वारा भी होता है। जैसे पहले जो थे अशिक्षित मजदूर, बाद में शिक्षित मजदूर आ जाए उनकी जगह पे। अतः जिस सीमा तक असंगठित उपलब्ध हो सकता है, मतलब अगर ज्यादा सामूहिक सौदेबाजी की तो कंपनी सारे के सारे मजदूरों को हटाकर नई भर्ती करा देते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो। उस सीमा तक श्रम संघ का प्रभाव शून्य रहेगा, क्योंकि उद्योगपति संगठित श्रमिकों के स्थान पर अन्य क्षेत्रों से आयात किए गए असंगठित श्रमिकों का प्रयोग कर सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगला क्या है, वस्तु की मांग की लोच। अब सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करती है। यदि श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार हो गई, ठीक है, तो वस्तुओं की कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा, परिवर्तनशील होता है लोचदार का मतलब। ठीक है, इस स्थिति में श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो, ठीक है, तो उनकी कीमत में वृद्धि की जा सकेगी। ठीक है, तथा सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति भी अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अन्य 3 ही इसकी सीमाएं हैं। अन्य साधनों की पूर्ति की लोच। ठीक है, यदि श्रमिकों को प्रतिस्थापित करने वाले अन्य साधनों की पूर्ति बेलोचदार है, तो ऐसी स्थिति में श्रम संघ मजदूरी बढ़ाने में सफल रहेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।